जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपना क्लासेस के एक और नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे मैथ के चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th। चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th और सब्जेक्ट है मैथ के बारे में आज हम लोग देखेंगे। क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 नाम है क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 के वास्तविक संख्या। सबसे पहले हम लोग को क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में। हम लोग पिछले क्लास आप लोग क्लास 9th में या क्लास 8 में ज़रूर संख्या के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए संख्या के बारे में ज़्यादा नहीं बताकर हम लोग डायरेक्ट चैप्टर नंबर 1 पर आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या दो तरह की होती है। कितने तरह की? दो तरह की होती है। पहला संख्या है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। यानी वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या वो दो संख्याओं से मिलकर बनती है। पहला संख्या है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। सबसे पहले हम लोग समझेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं या परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या वह संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं किसको है? वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। किसके रूप में? P/Q के रूप में लिखा जा सके। यानी जिसको बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तथा Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी P/Q के रूप में पहला होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, उसे कहेंगे परिमेय संख्या। लेकिन एक शर्त है, जो नीचे वाला यानी जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे है 2/4। 2/4 क्या है? P/Q के रूप में लिखा गया है। यानी 2 P है, नीचे वाला Q है, यानी 2/4 P/Q के रूप में लिखा गया है। यहाँ पे देखिए जो Q है वो 4 है, यानी 0 के बराबर नहीं है, इसलिए कहेंगे कि 2/4 क्या है? परिमेय संख्या है। अब यहाँ ऊपर वाला जो संख्या होता है उसे हम लोग कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। जैसे यहाँ पे जो P है वो क्या है? अंश है। तो बताइए ये वाला एग्जाम्पल में जो अंश है वो कौन है? 2 है। कौन है? 2 है। यानी अंश कौन है? ऊपर वाला संख्या होता है उसे कहते हैं अंश, और जो नीचे वाला संख्या होता है उसे कहते हैं हर। क्या कहते हैं? हर। यानी अंश बटा हर, यानी अंश कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 4 क्या है? हर है, उसे अंश हर कहते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल है 2। 2 भी क्या है? परिमेय संख्या है। 22/7 हम लोग जानते हैं कि पाई का मान जो होता है 22/7 वह परिमेय संख्या है। 1/2। 1/2 भी क्या है? परिमेय संख्या है। P/Q के रूप में लिखा गया है। P/Q के रूप में लिखा गया है, इसलिए क्या है? ये परिमेय संख्या है। 9/15 ये भी क्या है? परिमेय संख्या। इस प्रकार से अनेक परिमेय संख्या हो सकता है। जैसे 2 तो बताए दिए, जैसे 3, 4 ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 1/8। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 1/8 जो है वो P/Q के रूप में लिखा गया है। 1/3 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग इसको 8 को भाग देंगे 8 से भाग देंगे 1 में, तो देख रहे हैं कि 8 जो बड़ा है 1 छोटा है, इसीलिए इसको काटने के लिए पहले 0 बैठाएंगे और फिर दशमलव लगाएंगे। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब 8 का पहाड़ा में 10 नहीं आता है, इसीलिए कम लगाएंगे। 8 है कम 8, घटाएंगे 10 में से 8 जाएगा तो कितना होगा? 2 हो जाएगा, यानी 2 बच गया। अब यहाँ पे दशमलव लगाए थे इसलिए एक 0 उतार देंगे। अब 8 दूनी 16, कितना हो गया? 16 हो गया। घटाएंगे 20 में से 16 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए यहाँ दशमलव बैठाए थे इसलिए क्या उतार देंगे? 0 बैठा देंगे। अब देखिए 8 का पहाड़ा में 40 आता है, 8 पचे 40, कितना होता है? 8 पचे 40। इस प्रकार से काटेंगे तो पूरा कट जाएगा। आप कह सकते हैं हम यहाँ पे कि अगर 8 को 8 से भाग दिया जाए 1 में, तो यह दशमलव के बाद, किसके बाद? दशमलव के बाद 3 अंक के बाद क्या हो जा रहा है? पूरा कट जा रहा है। क्या हो रहा है? पूरा कट जा रहा है। इसीलिए इसे जो संख्या दशमलव के बाद कईयों अंक, कितना भी संख्या के बाद अगर पूरी कट जाता है उससे हम लोग कहते हैं शांत। क्या कहते हैं? शांत आवर्ती दशमलव। क्या कहते हैं? शांत आवर्ती दशमलव। यानी परिमेय संख्या ये भी है 1/8, लेकिन अगर इसको भाग देंगे तो ये क्या होगा? दशमलव के बाद क्या हो जा रहा है? पूरा कट जा रहा है, यानी इसके बाद कोई संख्या नहीं है, यानी पूरा कट जा रहा है। क्या हो रहा है? ये शांत हो चुका है। और काटने के लिए इसीलिए इसे कहते हैं आवर्ती, यानी शांत आवर्ती दशमलव। यानी जो दशमलव के बाद पूरा कट जाएगा उसे कहेंगे शांत आवर्ती दशमलव। अब दूसरा यहाँ पे है 1/3। अगर यही 3 को अगर
एक में भाग देंगे तो क्या होगा, एक छोटा है 3 बड़ा है, इसलिए इससे बड़ा करने के लिए 0 बैठाकर दशमलव बैठाएंगे, 0 उतर गया। अभी 3 में भाग देंगे कितना से, 10 में, 3 का पढ़ा, अगर 3 और पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 9। अगर 10 में से 9 को घटाएंगे कितना होगा, 1। अब यहाँ पे दशमलव बैठाए थे, इसलिए यहाँ फिर क्या उतारेंगे, 0 उतारेंगे। फिर कितना आ गया, 10 आ गया, यानी वही संख्या आ गया, इसलिए फिर 3 बार में लगाएंगे, कितना लगाएंगे, 9। अब 10 में से 9 घटाएंगे कितना होगा, 1, यानी फिर वही 1 आ गया। अब फिर दशमलव है, इसलिए क्या बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे। अब फिर 3 बार तक लगाएंगे, 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। घटाएंगे 10 में से 9 जाएगा क्या होगा, यानी 1 लगातार क्या होते जा रहा, आते जा रहा है, 1 लगातार आ रहा है, इसलिए अब यहाँ पे 3 क्या होगा, 3 बार में लगातार रिपीट होने लगेगा। यानी यहाँ पे देखिए 0 दशमलव के बाद संख्या जो है वो क्या होने लगा, रिपीट होने लगा, यानी बार बार आने लगा, दोबारा आने लगा, इसलिए यह जो है वो अशांत है। क्या चीज़ है, अशांत है, यानी पूरा पूरा नहीं कट रहा। जो पूरा पूरा कट रहा उसे कहेंगे शांत। क्या कहेंगे, शांत। और जो नहीं कटेगा, रिपीट होने लगेगा, वो हो जाएगा अशांत। लेकिन एक ही संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी एक ही संख्या बार बार आ रहा है, इसलिए कहेंगे आवर्ती। क्या कहेंगे, आवर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव, क्या चीज़, दशमलव। तो अगर कहेंगे कि इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसे कहते हैं नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी यह रिपीट करने लगा। यानी शांत आवर्ती दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव, ये दोनों क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या का उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या का उदाहरण हो जाएगा। आगे हम लोग समझते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। संख्या यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वह संख्या जो P/Q किसके रूप में, P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए। क्या किया जाए, नहीं लिखा जाए, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में रूट 3 क्या है, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, या कहो कि इस रूट में है, और रूट का जितना भी मान होता है जिससे पूर्ण वर्ग नहीं निकाला जाए, क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। रूट 5 अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, याद रखिएगा। 22/7 पाई का मान कितना होता है, 22/7। रूट 3.2 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट 17/19 अपरिमेय संख्या। एक और है, अगर 0 है, 0.357293459। देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद संख्या क्या है, लगातार चल रहा है, लेकिन संख्या रिपीट भी नहीं हो रहा है। 3 5 है, फिर 7 2 हो गया, फिर 9 3 हो गया, 4 5 हो गया, 9 हो गया, संख्या रिपीट नहीं हो रहा। या तो संख्या है जो पूरा पूरा कट भी नहीं रहा, ना संख्या रिपीट हो रहा। यानी जो संख्या ना तो पूरा पूरा कटता है, ये अनंत तक जाएगा, न एक ही संख्या क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। वैसे संख्या को क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव कहते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। उसे क्या कहेंगे, अशांत अनावर्ती। अशांत मतलब कट नहीं रहा, जा रहा से जा रहा, लगातार संख्या का होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अनावर्ती मीन्स रिपीट नहीं हो रहा, संख्या क्या हो रहा, बदल के आ रहा, उसे कहेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव। और अशांत अनावर्ती दशमलव जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या के होता है। इस प्रकार से हम लोग समझे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। आगे हम लोग समझेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि और LCM और HCF निकालने के तरीके के बारे में। तो ये आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझना है 2 मुख्य बात जो वास्तविक संख्या में पढ़ना है। पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। क्या चीज़ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। और दूसरा है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। सबसे पहले हम लोग समझेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। सर इसको समझने से पहले हम बता दें कि जो न्यू NCERT बुक आया है उसमें यह सिलेबस से हटा दिया गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी इसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। एक गणितज्ञ थे जो मैथ के जो ज्ञाता थे, उनका नाम था यूक्लिड। क्या नाम था, यूक्लिड।
उन्होंने एक एल्गोरिदम दिया जो विभाजन यानी भाग से संबंधित था, जिसके द्वारा हम लोग कोई भी संख्या को भाग देकर क्या निकालते थे, उसका HCF निकालते थे। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग कहाँ करते हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों का मसा ज्ञात करने में करते हैं। कैसे करते हैं, दो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कहाँ करते हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों का मसा यानी HCF निकालने में करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके द्वारा हम लोग समझते हैं। दो एग्जाम्पल दिया हुआ है 16 और 38। सबसे पहले इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा मसा निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को मसा निकालने यानी HCF निकालने से पहले हमें यह बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या 16 और 38 में कौन है, 38 है, तो जो बड़ी संख्या है उसको बीच में रखते हैं और जो छोटी संख्या है उससे क्या करते हैं, उससे भाग भी देते हैं। तो बताइए 16 का पहाड़ा में 38 आएगा, नहीं आएगा, तो 16 दूनी 32, कितना हो गया 32। घटाएंगे 8 में से 2 जाएगा 6, 3 में से 3 जाएगा कटकुट। अब देखिए 6 शेष बच गया, इसलिए जो बाहर संख्या उसको कहाँ लाएंगे, अंदर लगाएंगे। अब 6 का पहाड़ा में 16 आता है, 6 दूनी 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। घटाएंगे 6 में से 2 जाएगा 4, 1 में से 1 जाएगा कटकुट। अब देखिए अभी यहाँ 4 है, यहाँ है 6, फिर से 4 एकम 4, इधर बना लेते हैं। 4 में यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, 4 एकम 4। घटाएंगे 4 में से 6 में से 4 गया 2, अभी भी कितना बच गया शेष 2, तो इसीलिए आप 4 को कहाँ लाएंगे, अंदर लगाएंगे। अब 2 का पहाड़ा में 4 आता है, 2 बार में 4 आ गया, इस प्रकार से कट गया। और जहाँ कटता है उसके ऊपर वाला क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। क्या हो जाता है, HCF। तो ये तो HCF निकल गया। लेकिन इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा यह बताया गया कि एक सूत्र A बराबर BQ प्लस R, जहाँ समझिए A जो होता है वो भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य। B होता है जो भाजक होता है। क्या होता है, भाजक। A बराबर BQ मतलब होता है जो शेष, जो भागफल होता है। Q मतलब भागफल, A मतलब भाज्य, B बराबर भाजक, Q बराबर भागफल, और जो R है, R जो है वो शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल। इस प्रकार से तो यूक्लिड ने यही बताया कि जो A है यानी जो भाज्य है वो किसके बराबर होगा, BQ प्लस R, यानी भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के बराबर होगा। किसके बराबर, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। तो देखिए A कितना है, A यहाँ पे है 38, कितना है 38, बराबर B कितना है, B है 16 गुने Q कितना है, Q यानी भागफल है 2, प्लस R यानी शेषफल कितना बच गया 6, यहाँ पे 6 लिख दिए। इस प्रकार से यह हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप अभी पूरा नहीं कटा है, दूसरा स्टेप चलेंगे। जो 16 है यानी अब जो 16 है वो क्या हो गया, पूरा नहीं कटा 6, तो ये 16 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब ये B हो जाएगा। तो B मतलब भाज्य, क्या हो जाएगा, भाज, यानी 16 हो गया भाज, और जब ये भाज हो जाएगा तो भाजक कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया 6 गुने 6 दूनी 12, 12 और 4 16। इस प्रकार से यानी 6 गुने 2 प्लस क्या हो गया, R शेषफल हो गया। अभी भी तो फिर लिखेंगे 6, अब 2 4 है, ये 4 एकम 4 प्लस 2। इस प्रकार से फिर 4 को लिखेंगे 4, जो 2 है उसको लिखेंगे 2 दूनी 4 प्लस शेषफल क्या हो गया 0, यानी पूरा कट गया। 4 को 4 लिखें, भाजक कितना था 2 और भागफल कितना था 2 और शेषफल कितना है 0। और जहाँ 0 आ जाता है उसको जो भाजक है, कौन है, भाजक होता है, क्या कहलाता है, मसा हो जाता है। क्या हो जाता है, मसा। यानी यही था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। क्या था, यही A बराबर BQ प्लस R। इस प्रकार से क्या निकला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा मसा निकला। लेकिन ये न्यू NCERT के सिलेबस से हट चुका है, इसीलिए आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब हम लोग को पढ़ना है दूसरा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। क्या चीज़ पढ़ना है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। सबसे पहले अंकगणित का आधारभूत प्रमेय या धनात्मक पूर्णांकों के गुणज ज्ञात करने में करते हैं। क्या चीज़ करते हैं, गुणज ज्ञात करने में, यानी गुणज निकालने में। कोई संख्या दिया हुआ है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, उसको अगर गुणज निकालना है तो उसी को आधारभूत क्या कहेंगे, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय में गुणनखंड ज्ञात करने में करते हैं। और कह रहा है सभी भाज्य संख्या का गुणनखंड, यानी अगर हम कोई एग्जाम्पल लें, जैसे
अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 28 ले लिए, 28 क्या है, एक भाज्य संख्या है। 28 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, अनेक संख्या 28 से भी कटेगा और 14 से भी कटेगा, इस प्रकार से 7 से भी कटेगा, यानी क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का गुणनफल, अगर इसका हम गुणनफल निकालेंगे तो सभी क्या होगा, अभाज्य संख्या में आएगा। क्या चीज़ आएगा, यानी कि सभी भाज्य संख्या का गुणनफल जो होता है वो किस में आता है, अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, अभाज्य संख्या। जैसे अगर 2 से लगाएं तो 14 दूनी 28, फिर 2 से लगाएं 7 दूनी 14, फिर 7 से लगाएं यानी 7 एकम 7, यानी ये जितना भी संख्या जो बाहर देख रहे हैं यानी 2, 7, 1, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। इसी को कहते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। यानी अंक गणित का आधारभूत प्रमेय किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं। यानी जितना भाज्य संख्या है उसका अगर गुणनफल निकालेंगे, फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो क्या होगा, सभी अभाज्य संख्या आएगी। क्या आएगी, सभी अभाज्य संख्या है। देखिए ये जितना भी जो बाहर है क्या है, सभी अभाज्य संख्या है। 2 है, 7 है, 1 है, ये सभी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अब हम लोग ये सीख लें। अब हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसा और लसा निकालना, और यहीं पे हम लोग सीखेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो लसा और मसा के बराबर होता है। तब तक आप लोग इसे क्या करें, स्क्रीनशॉट लें। अब हम लोग समझते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब हम लोग को समझना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF यानी मसा, LCM यानी लसा ज्ञात कैसे किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि जब भी कहेगा तो यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है, जैसे में एग्जाम्पल यहाँ पे इसको क्या निकालना है, इसको निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM। सबसे पहले बताएं कि दोनों संख्या जब अभाज्य गुणनखंड विधि कहे तो दोनों संख्या को क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे और इसका गुणनखंड निकालेंगे। क्या चीज़ निकालेंगे, गुणनखंड। सबसे पहले 6 को निकालते हैं। पहले लगाएंगे 2 से, 3 दूनी 6, अब कितना से लगेगा, 3 से, 3 एकम 3, अब कितना बच गया, लास्ट में 1, तो ये 1 हो गया। अब फिर 15 के निकालेंगे। सबसे पहले दुका पढ़ा में तो 15 आता नहीं है, तो कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। 5 तिहाई 15, अब कितना से लगेगा, 5 से, 5 एकम 5। अब जो इसका गुणनखंड निकला इसको लिख देंगे। पहले 6 का निकला, इसलिए 6 को लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 1, यानी 6 का गुणनखंड कौन कौन हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 1 हुआ, इन सभी को लिख दिए। अब लिखेंगे 15 को, कितना को लिखेंगे, 15 को। 15 को 3 गुने 5 गुने 1, इस प्रकार से क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब हमको निकालना है पहले HCF। क्या चीज़ निकालना है, HCF, इसको कहते हैं मसा। क्या चीज़ कहते हैं, मसा। सबसे पहले हमको HCF निकालना है तो देखना है कि दोनों का क्या है, ये गुणनखंड है, यानी 6 का ये है, 15 का ये है। अब देखेंगे हमको निकालना है HCF, तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि दोनों में कौन कौन कॉमन है। तो देखिए दोनों में एक कॉमन है, कौन कॉमन है, 1, यानी 1 को लिख देंगे, गुन्ने के गुन्ने कर देंगे। अब देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 है नहीं, तो 5 नहीं होगा। इसमें 3 है, इसमें 3 है, हाँ, यानी 3 एक कॉमन कौन हो गया, 3 हो गया, यानी 3। इसमें 2 है, इसमें 2 है नहीं, यानी इन दोनों में जो कॉमन है, जो दोनों में देखने को मिलेगा उससे ही लिखेंगे और गुना कर देंगे। 3 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3, यानी इसका HCF कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। अब दूसरा है LCM। क्या चीज़ है, LCM को कहते हैं लसा। क्या चीज़ कहते हैं, लसा। लसा निकालने से पहले हम लोग जो HCF निकला है उसको पहले लिख देंगे। क्या चीज़ करेंगे, HCF को लिख देंगे। उसको बाद जो संख्या बचा है, इसमें कितना बचा है, 5 बचा है, 2 बचा है, तब 5 को लिख देंगे, गुन्ने 2 को लिख देंगे। अब इसको निकालेंगे, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, यानी इसका जो LCM है वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका LCM और HCF निकालते हैं। अब दूसरा एक और समझिए है 96 और 404। सबसे पहले दोनों संख्या को जो के इस प्रकार से लिख दीजिए, 404 और 96। सबसे पहले 2 से लगेगा, 4 दूनी 8, 1 बचा, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगेगा, 12 दूनी 24, फिर 2 से लगेगा, 6 दूनी 12, फिर 2 से लगेगा, 3 दूनी 6, फिर कितना से लगेगा, 3 से, 3 एकम 3। इस प्रकार से यह हो गया 96 का क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। कितना का, 96 का।
अब हम लोग निकालते हैं 404 का। पहले 2 से लगाएंगे, 20 दूनी 40, 4 के 2 यानी 202 में अगर 2 से गुना करेंगे 404 आ जाएगा। फिर 10 दूनी 20, 1 के 1। अब इसको अगर निकालेंगे तो अब 1 नहीं लगेगा, इसलिए 101 को 101 बार में लगाएंगे। क्या बार में? 1 बार में। इस प्रकार से यानी 96 का गुणनखंड आ गया 2 कितना बार है? 1 2 3 4 5 यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, 1 2 3 4 5, 2 कितना बार है? 5 बार है। अब 404 को लिखेंगे, 1 2 कितना बार है? 2 बार है, गुने 101 है। इस प्रकार से यानी 96 का गुणनखंड ये हो गया और 404 का गुणनखंड ये हो गया। सबसे पहले HCF निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? HCF को क्या कहते हैं? मासा कहते हैं हिंदी में। अब देखिए दोनों में क्या बताएं, HCF निकालने के लिए दोनों में कॉमन देखेंगे। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी 1 कॉमन हो गया, लिख दिए। गुना के गुना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में एक और 2 कॉमन है, यानी 2 लिख दिए। अब देखिए अब यहाँ 101 है, यहाँ 101 है नहीं, यानी अब कोई कॉमन नहीं है, इसलिए गुना कर देंगे। 2 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 4, यानी 96 करेंगे। 96 और 404 का LCM 96 और 404 का HCF कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका LCM। क्या चीज़ देखते हैं? LCM को पहले तो HCF लिख देंगे गुने, बाकी जितना भी संख्या बचा है उसको लिख देंगे। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने और 101, इस प्रकार से करेंगे। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब यहाँ पे 32 है और 101 में 3 से करेंगे तो 303 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 303 हो जाएगा। गुना करेंगे, यहाँ 3 दूनी 6, 0 के 0, 3 दूनी 6, फिर कट 3 तिहाई 9, 0 के 0, 3 तिहाई 9 करेंगे, 6 9 6 9, यानी इसका LCM कितना आ गया? 96 आ गया, इसका LCM आ गया। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग HCF और LCM निकालने के लिए देखें। यहाँ पे थोड़ा सा और समझिए, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे LCM और HCF है। यहीं पे एक फार्मूला होता है LCM, यानी LCM गुने HCF। LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या A गुने B, यानी जब भी LCM दिया रहे या दोनों संख्या दिया रहे, कहे HCF पूछ दे तो ये वाला फार्मूला लगेगा। यानी कोई भी एक दिया रहे और 2 संख्या दिया रहे और पूछ दे कि एक निकालिए, तो क्या करेंगे? इसी फार्मूला को लगा कर हम लोग क्या करेंगे? LCM या HCF ज्ञात करेंगे। फार्मूला क्या होता है? LCM यानी लसा गुने मस्सा। क्या चीज़? लसा गुने मस्सा बराबर पहली संख्या। क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। ये वाला फार्मूला याद रखिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इससे हम लोग क्या निकालते हैं? LCM दिया रहेगा तो HCF निकालेंगे, HCF दिया रहेगा तो LCM निकालेंगे। अगर दोनों दिया रहेगा और एक संख्या दिया रहेगा तो दूसरा संख्या भी इसी फार्मूला से निकालते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 1.1 की ओर। और ये जो है ये न्यू NCERT के सिलेबस के अनुसार है, तो इसमें 2 ही एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2। तो इससे आप लोग क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वाला फार्मूला VVI है, इसे याद कर सकते हैं। अब हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। यानी ये जो संख्या दिया हुआ है इसको पहले हम लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कैसे निकालना है? अभाज्य गुणनखंड से इसका गुणनफल निकालना है। कैसे निकालना है? गुणनफल। तो सबसे पहले दिया हुआ है 140, दूसरा दिया हुआ है 156, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस प्रकार से दिया हुआ है। पहले हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, यानी 140। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड जैसा ही कहे उसको इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 140 दिया हुआ, पहले लास्ट में 0 है इसलिए कितना से लगेगा? 2 से लगेगा। 7 दूनी 14, 0 के 0, फिर 0 है इसलिए फिर 2 से, 35 दूनी 70। अब लास्ट में 5 आ गया इसलिए अब इसको या तो 3 से लगेगा या तो 5 से लगेगा। 3 से नहीं लगेगा इसलिए 5 से लगाएंगे। 5 सते 35, अब 7 एकम 7, इस प्रकार से। यानी 140 को हम लोग लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में 2 गुने 2 गुने
5 गुने 7 गुने 1, यानी 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1। 2 के 2 लिख दिए, 2 के 2 लिख दिए, 5 के 5, 7 के 7 और 1 के 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसका घात भी लिख सकते हैं। 2 कितना बार है? 2 बार है, यानी 2 के पावर 2 गुने 5 कितना बार है? 1, तो 1 5 ही रहने देंगे। 7 कितना बार है? 1 बार है, और 1 के 1 लिखेंगे। इस प्रकार से इसका क्या निकल गया? 140 के इसका गुणनफल क्या निकल गया? गुणनफल निकल गया। अब दूसरा है 156। 156 गुणनफल निकालने के लिए एक इस प्रकार से करेंगे। पहले दूसरा लगेगा 7 दूनी 14, 1 बचा 16 हो गया, 8 दूनी 16, फिर 2 से 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। अब देखिए यहाँ 39 हो गया। अब 3 से लगेगा, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। अब 13 तो अपने आप में एक अभाज्य संख्या, इसलिए कितना से लग जाएगा? 13 से। 13 एकम 13, यानी 156 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब देखिए यहाँ 2 बार है, इसलिए इसको घात के रूप में लिखिए। 2 के पावर 2 गुने 3 कितना बार है? 1 बार है, तो 3 गुने 13 कितना बार है? 1 बार है। इस प्रकार से इसका क्या हो गया? इसका गुणनफल निकल गया इस प्रकार से 140 156। तीसरा को आप लोग बनाइएगा, हम 4 वाला बनाया हुआ है। पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें। यानी जो ये 2 संख्या दिया हुआ है, इसको पहले क्या करना है? HCF और LCM निकालना है, तथा इसकी जांच कीजिए। ज्ञात करने के बाद इसका जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, बताते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? LCM और HCF के बराबर होता है, यही चेक करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 26 और 91। सबसे पहले हम बताएं कि जो बड़ी संख्या उसको बीच में रखेंगे और जो छोटी संख्या है उसे बाहर रखेंगे। इसको ये तो भाग विधि द्वारा ही बना सकते हैं। भागी विधि द्वारा बना नहीं, पहले LCM से दोनों निकालना, इसलिए हम गुणनखंड विधि द्वारा बनाएंगे। कौन विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। सबसे पहले हम लोग को 26 है और 91 है। सबसे पहले 2 से 13 दूनी 26, फिर 13 से लग जाएगा, 13 एकम 13। अब देखिए 91 के पहले लगा 7 से लगेगा, 13 सते 91, फिर 13 एकम 13, यानी 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 13 गुने 1, और 91 को कितना लिख सकते हैं? 91 को लिख सकते हैं 7 गुने 13 गुने 1। देखिए दोनों में कौन कॉमन है? बताए थे कि HCF कौन होता है? जो दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में कौन है? दोनों में 13 है और दोनों में 1 है, तो 13 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। LCM मतलब LCM वह होता है जो HCF है उसको लिख देंगे 13 के 13 लिख दिए। जो संख्या बचा है यानी 7 गुने 2 यानी 14 में अगर 13 से गुना करेंगे, 4 के 12 का 2 हाथ में 1 4 1 5 हो गया, 13 4 के 52 और 13 के 13 यानी 2 5 3 8 1 यानी 182। इसका LCM कितना आ गया? 182। अब हमको चेक करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी 26 गुने 91 करेंगे तो जो इसका HCF है, HCF मतलब 13 गुने 182, इन दोनों के बराबर है कि नहीं। तो पहले गुना करके चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ हमको करना है 26 में गुना करना है 91 से। पहले 26 एकम 26, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 दूनी 18, 18 19 20 21 22 23, कितना हो गया? 23। जोड़ेंगे 6 के 6, 4 2 6, 3 के 3, 2 के 2, यानी इसका गुना किए तब कितना आया? 23 66 आया। अब इसको भी गुना कर लेते हैं। इसको गुना करेंगे 13 कितना है? 182 गुना 13, 3 दूनी 6, 8 3 के 24 के 4 हाथ में 2, 3 एकम 3 2 5। अब करेंगे 2 एकम 2, 8 के 8, 1 के 1, 6 के 6, 4 2 6, 8 5 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2, यानी 23 66 आ गया। यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM क्या हो गया? चेक हो गया। यही क्या है? चेक करना था हम लोग के। यही जो दोनों है वो क्या है? दोनों बराबर है। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में है 100 510 और 96। तो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। अब अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर दें, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो मिलते रहे। दूसरा क्वेश्चन है
दूसरा क्वेश्चन है 510, कितना है 510, इसको पहले निकालेंगे। फिर दूसरा है 92, सबसे पहले कितना से लगाएंगे, 0 है लास्ट में, 2 से, 25 दूनी 50, 5 दूनी 10। अब देखिए 5 पर 10 दोबारा 3 से कटता है, इसलिए 8 त्रिके 24, 15, 5 तिहाई 15, 8 5 13, अब नहीं 5 से, 5 एकम 5, 3, 5 7 35, 17 5 85 हो गया। अब कोई से नहीं लेगा, 17 से हो जाएगा, 17 एकम 17। अब 92 को करेंगे 2 से, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 46 दूनी 92 होता है, 2 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 23, 23 को 23, 23 एकम 23, यानी हम लोग 510 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और 92 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 23, इस प्रकार से। तो हम लोग पहले जानते हैं HCF, कितना HCF जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कौन कॉमन है, 2 है कॉमन, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जो बचा यानी जो बचा है उसका LCM कर लेंगे, यानी 2 गुने HCF को लिख दिए 2, बाकी जो बचा है 3 गुने 5 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23, इस प्रकार से इन सभी को गुना करके इसका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। करें 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 दूनी 60, 60 में गुना करेंगे 17 और 23, 2 संख्या है, 17 में आगे 23 से गुना करते हैं, 7 या 21 के एक हाथ में 2, 7 में 14 15 16, 23 के 23, 1 6 3 9 3, यहाँ हो गया। अब 6 से कर देते हैं, 6 कम 6, 9 6 54 के 4 हाथ में 5, अब हो गया 6 3 18 19 20 21 22 23, कितना हो गया 23, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 23 46 0, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 23 46 0 हो जाएगा इसका एलसीएम। इस प्रकार से इसका एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। आप लोग इस वाला यानी ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम रख के चेक कर सकते हैं इस वाले पे। बताइए पहला संख्या कितना है, पहला संख्या है 510 गुने दूसरी संख्या कितना है 92 है, बराबर एचसीएफ कितना है 2 है, गुने एलसीएम कितना आया 23 46 0, यानी इसको आप चेक कर सकते हैं। चलिए चेक ही कर देते हैं। 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 है 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी इतना आएगा। इसको भी गुना करेंगे तो 46 920 ही आएगा इस प्रकार से, यानी दोनों बराबर है, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM क्या है बराबर है। इस प्रकार से ये आप लोग तीसरा बना लेंगे, इसको आपको HW है ये आप बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 2 हो गया पूरा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने के लिए उसको में 3 संख्या दिया रहेगा, उसको भी हम लोग क्या निकालना है LCM और HCF निकालना है, उसको भी देखेंगे। तब तक इसको आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM निकालें। क्या निकालना है HCF और LCM कौन विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ये तो बता ही चुके हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब भी HCF और LCM निकालने के लिए कहेगा, सबसे पहले तीनों को क्या करेंगे अलग अलग लिख देंगे इस प्रकार से 12 15 और 21 इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखेंगे 12 है पहले, कितना है 12, दूसरा लगेगा 6 दूनी 12, फिर दूसरा लगेगा 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, फिर 15 लगाएंगे 3 पचे 15, 5 एकम 5 1 बच गया, फिर लगा अब 21 है 21 के 3 से लगाएंगे 7 या 21, फिर 7 एकम 7। अब सबको लिखेंगे 12 है 12 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, फिर है 15 को लिखेंगे 3 गुने 5 गुने 1, फिर 21 है 21 को लिखेंगे 21 में है 3 गुने 7 गुने 1। और हमको पहले निकालना है HCF। कैसे निकालना है HCF। सबसे पहले बताएं कि HCF निकालने के लिए सभी में जो कॉमन होगा, तो देखिए यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, यानी सब में कितना कॉमन है 3 कॉमन है, इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इसमें 7 है इसमें 7 नहीं है, इसमें 5 है इसमें 5 नहीं है, इसलिए जो सब में कॉमन रहेगा वो क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। अब है LCM निकालने के लिए पहले HCF को लिख देंगे, बाकी जितना भी संख्या बचा है जो घेरा नहीं लगा उसको क्या करेंगे गुना कर देंगे 3 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, इस प्रकार से क्या कर देंगे गुना कर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 17 29 17 23 और 29। सबसे पहले 17 23 और 29 है, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे सभी को अलग अलग लिखेंगे 17 23 और 29।
इसमें तो कुछ नहीं करना है। हम जान रहे हैं कि 17 भी एक अभाज्य संख्या है, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, 29 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। सबसे पहले 17 है तो 17 एकम 17, 23 एकम 23 और 29 एकम 29, और इन सभी को क्या कर देंगे, लिख देंगे 17 बराबर 17 गुने 1, 23 को लिखेंगे 23 गुने 1, 29 को लिखेंगे 29 गुने 1। इन सभी में कॉमन कौन है, इन सभी में कॉमन जो है वो 1 है। कौन है कॉमन, 1 है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम में 17 गुने 23 गुने 29 कर देंगे। इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा, जितना गुना करने पर आएगा वही क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरे नंबर क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है 8, 9 और 23। कितना है, 8, 9 और 23। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 8, पहले अलग लिखें, फिर 9, फिर 8, 9 और 25 है, सॉरी 25। इस प्रकार से 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 के 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 पचे 25, 5 एकम 5। इस प्रकार से तो 8 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, 9 को लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 1 और 25 को लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 1। अब इन सभी में कॉमन कौन है, इन सभी में कॉमन 1 है। कौन है, 1 है, सभी में 1 है, तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 1 हो जाएगा। एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3, 3 को 2 है, 2 हो गया, 3 क्या हुआ है, 2 है, 3 गुने 3 और 5 क्या हुआ है, 2 है, 5 गुने। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है एचसीएफ बराबर, पहला संख्या है ये है दूसरा संख्या, यानी पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। इसका एचसीएफ दिया गया है 9 और कह रहा है कि एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करें। यानी एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। ये तो सभी लोग जानते हैं, ये तो फार्मूला याद होना चाहिए। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। अब हम लोग देखिए यहाँ पे पहला संख्या कितना है, 306 है, गुने दूसरी संख्या कितना है, 657 है, बराबर एचसीएफ कितना दिया गया है, 9 दिया गया है और हम लोग को एलसीएम निकालना है। एलसीएम को एलसीएम लिख देते हैं, एलसीएम। अब देखिए इधर 9 जो है वो क्या चीज़ में है, गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। यानी 306 गुने 657 भागा 9 बराबर एलसीएम। इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए इसको काट पीट कीजिए। 3 का पढ़ा में 3 बार में 9 आएगा, 30 दहिया 3 का पढ़ा 10 बढ़ाएंगे 30 आएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 102। अब देखिए ये भी कटेगा, हाँ 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 3 9 27, यानी यहाँ हो गया 102। कितना हो गया, 102 गुने 219। इसका गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। गुना करिए, 102 में 219 से गुना करना है, 119 में गुना करना है, 102 से करना है, कुछ नहीं करना है। 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1 2 एकम, हाथ में 1 2 एकम 2 1 3, 2 दूनी 4, कटकुट। अब देखिए 0 से करेंगे 0 0 0 हो जाएगा, कटकुट। 9 1 2 करेंगे 8 3 9 4 13 के 3, हाथ में 1 1 2 2, यहाँ आ गया 22 23 33 8। कितना हो गया एलसीएम, 22 33 8। इस प्रकार क्या हो गया, इसका ये आंसर हो गया। इस प्रकार से गुना करने पर 22 33 8 आ गया। 8 के 8, 3 के 3, 9 4 13 के 3, हाथ में 1 1 1 2 2 के 2, यानी एचसीएफ दिया गया था 9 और इसका क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। तो हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। इस प्रकार से प्रश्नावली में 2 क्वेश्चन और है, 5 और 6। 5 में सिद्ध करना है कि 6 के पावर n अगर प्राकृत संख्या है, यानी 1 है 2 है 3 है, तो हम लोग जानते हैं कि 6 के पावर अगर 1 रहेगा तो कितना होगा, 6 होगा। इसलिए वो उसका जो पावर है वो अंत में 0 पे समाप्त नहीं होगा। यही तो सिद्ध करके लिखना है। और 6 नंबर भी क्वेश्चन बहुत हल्का है। इस प्रकार से प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो चुका है। वास्तविक संख्या क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 के मैथ के। अब हम लोग प्रश्नावली संख्या
1.2 को देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक प्रश्नावली 1.2 में सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन है, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो रहेगा, वो हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है। इसीलिए अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर समझ में आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बने रहें हमारे साथ। मिलेंगे।